Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आज मैं जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो 2023 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए CDP का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से। अब देखिए कौन सा है जो यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। या फिर आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो देखिए आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो वन वर्ड आंसर, यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। इसके अलावा देखिए आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं, तो ये भी आप बता देंगे, ये भी आपका वन वर्ड आंसर है। यहाँ पर भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो देखिए समालोचनात्मक जो चिंतन होता है उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, या फिर व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए जो एविडेंस है वो क्यों ज़रूरी होते हैं। तो देखिए अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है, आपको इग्नोर नहीं करना है। एविडेंस जो होते हैं वो इररिलेवेंट होता है, तो देखिए ये भी आपका गलत है। जो एविडेंस होते हैं वो इररिलेवेंट नहीं होते। इसके अलावा देखिए एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। देखिए बिना एनालिसिस के जो एविडेंस है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत है। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण या फिर वर्गीकरण। देखिए पृथक्करण और वर्गीकरण नेगेटिव है आपका पेडागोजी में, तो यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव वर्ड है उनको पहले ही हटा दीजिए। जब बात करते हैं सेग्रीगेशन की या फिर कैटेगराइज करने की, कैटेगराइज और सेग्रीगेशन बच्चों का नहीं होता, नहीं करते। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव माना जाता है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को केवल, देखिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, केवल व्यावसायिक शिक्षा आपको नहीं देनी है। जहाँ पर केवल वर्ड होता है वो भी पेडागोजी में नेगेटिव होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। देखिए जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए ये जो होता है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर के चलते हैं, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के बाद आप क्या करते हैं, पाठ्यचर्या को लचीला बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, अभिकथन वाले क्वेश्चन जो आजकल ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोणों में विभिन्नता है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस बार जो सीटेट का जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया कि यहाँ पर जो भिन्नता है वो पाई जाती है बच्चों के अंदर। तो देखिए बिल्कुल सही है। जो इनके देखिए अभिकथन ए है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में विभिन्नता है। तो देखिए अगर हम बात करें भाषा को लेकर तो देखिए इनके दृष्टिकोण में विभिन्नता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये जानकारी भी बिल्कुल सही है। देखिए जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसमें जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी, और जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिराइव करते हैं। देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभिकथन और कारण है ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, या फिर शारीरिक विकास की तेज गति। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है, किस चीज़ को लेकर। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ को, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए एक तो आपका होता है अंडरस्टैंडिंग, क्या होती है, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ए आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की तेज़ गति होती है, ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए समझने के लिए दूसरों पर निर्भरता, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए प्रतिभाशाली और अन्य विद्यार्थियों के बीच जो है वो भिन्नता पूछी है इन्होंने, तो वो किस चीज़ में आपको देखने को मिलेगी, तो एक तो मिलती है अंडरस्टैंडिंग में और दूसरा मिलता है सीखने की तेज गति में। तो यहाँ पर ए और बी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, हियरिंग इम्पेयरमेंट की, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज़ आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, और श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण ही होती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही होगा श्रवण बाधिता से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं किसके समान है जबकि किससे भिन्न है। तो देखिए संवर्धन और गतिवर्धन, संशोधन समायोजन, गतिवर्धन संवर्धन, या फिर समायोजन और संशोधन। तो देखिए यहाँ पर कौन सी पाठ्यचर्या सीखने की जो अपेक्षाएं हैं वो किससे, तो देखिए वो समायोजन के समान होती हैं, जबकि किससे भिन्न है, संशोधन जो मॉडिफिकेशन है उससे भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है कि जो पाठ्यचर्या की सीखने की अपेक्षाएं हैं वो क्या होती हैं, समायोजन में समान होती हैं, जो अकोमोडेशन होता है उसमें समान होती हैं, और मॉडिफिकेशन में क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है आपसे पूछा है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, या फिर ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा देखिए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। देखिए उसको बाह्य रूप से प्रेरित करो, ये क्या है यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उस पर जोर दिया जाता है, बाहरी पर नहीं। ठीक है, क्योंकि बाहरी क्या होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अवार्ड्स के लिए कर रहे हैं चीज़ें, मनी के लिए कर रहे हैं चीज़ें, वो क्या होती हैं, वो बाहरी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ही आपसे पूछा था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए कौन सा है जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, या फिर पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। देखिए जब भी आप कोई चीज़ इंटरेस्ट के लिए करते हैं वो क्या होती है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और जब आप कोई चीज़ पुरस्कार के लिए या फिर डांट से बचने के लिए, शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए, मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो एक्सटेंसिक हो जाती हैं, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए जो रूढ़िवादिता होती है, स्टीरियोटाइप होती है, टीचर्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, जो जातीय समूह होते हैं कि हम तो अपनी कास्ट के फ्रेंड से ही
फ्रेंडशिप करेंगे, उन चीज़ों को क्या करेंगे, शिक्षकों को क्या करनी चाहिए, उस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उस रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण आर है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आपकी जो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन है उसको क्या करें, स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करें, समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है एक ही। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महारत लक्ष्य जिसको हम मास्टरी गोल बोलते हैं और जो क्या होता है परफॉर्मेंस गोल, उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए जो महारत लक्ष्य होता है विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने के पर केंद्रित होते हैं, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या फिर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें मास्टरी गोल की, तो देखिए जो मास्टरी गोल होते हैं वो कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होते हैं या फिर ग्रेड्स पर केंद्रित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों माता और पिता तथा साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं तथा बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके का जो रिलेशन है वो निभाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए बता देती हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो माता पिता और साथियों के साथ संबंध होते हैं उन संबंधों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है उसमें सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, तो हमारे जो सिस्टर कज़न वगैरह होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, प्ले वगैरह करते हैं, साथ में खेलते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो कौन होते हैं सामाजिकरण का, तो हमारे भाई बहन के रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो देखिए जो विकासात्मक दरें होती हैं उनमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर जो अभिकथन ए है बिल्कुल सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का अनिवार्य परिणाम होता है। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होते हैं वो देखिए किस चीज़ पर होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, जो अनुवांशिक होती है, जो विविधताएं होती हैं उनकी अंतःक्रिया द्वारा ही उनका परिणाम होते हैं। तो देखिए दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है एक ही। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो देखिए कौन सा सिद्धांत है विकास का जो यहाँ पर दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में बहुत कठिनाई होती है। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही है कि ऐसा होता भी है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है या फिर भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो देखिए भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। अगर आपने उस समय वो लैंग्वेज कर ली तो वो हो जाती है, अदरवाइज़ क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि भाषा का अर्जन होता है या फिर जो लैंग्वेज है या तो हम इन्नेट सीखते हैं, जो हमारी इन्नेट एबिलिटी होती है हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो वो तो क्या होती है, वो हमारी मातृभाषा हो जाती है। लेकिन कुछ लैंग्वेज क्या होती हैं जो हमें एक्वायर करनी पड़ती है, अर्जन करनी पड़ती हैं, उनको क्या करते हैं हम अपने जा कर के सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मातृभाषा अगर हिंदी है तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। अगर हमारे घर में इंग्लिश बोली जाएगी तो हमें इंग्लिश अच्छे से आएगी, तो हमें हिंदी में प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। अगर उसमें हमने वो भाषा कर ली तो हमें आगे कठिनाई नहीं होती है भाषा चुनने में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से या फिर प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है।
थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। देखिए जो पठन वैकल्य है, पठन वैकल्य आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया, जिसमें क्या विकार होती है आपकी, जो आपकी रीडिंग स्किल होती हैं, ठीक है, जो आपकी क्या होती हैं, ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण होता है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है कि निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना यहाँ पर पूरा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, पैसिव नहीं होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं शिक्षार्थी। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर उनको सुविधाजनक वातावरण दिया जाएगा तो जो शिक्षार्थी हैं वो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो देखिए किस प्रकार मदद करेंगे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वे समस्या को सुलझाना छोड़ देते, कि छोड़ने के लिए आप नहीं कहेंगे, बच्चे को गिव अप नहीं कराना है, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित करके, डिस्करेज बच्चे को नहीं करना है, उसे उत्तर प्रदान करके। देखिए अगर आप डायरेक्टली बच्चे को आंसर बताएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4th पॉइंट भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। तो देखिए सजा और शर्मिंदगी के डर पर, सहकारी अधिगम पर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार पर, या फिर अनुबंधन और पुनर्वलन पर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असतत है, अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्व के परिमाण से होता है, या फिर सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो किस चीज़ पर बात करते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की हैं, उनके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए LCS क्या होगा, LCS लैंग्वेज, कल्चर या फिर सोशल इंटरेक्शन। तो देखिए ये 3 चीज़ें हैं जिन पर लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं जो दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, या फिर बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सबके लिए क्या हैं, एक जैसे हैं। यूनिवर्सल पैटर्न पे 4 स्टेजेस होती हैं जीन पियाजे की, ठीक है, जो क्या होती हैं, हर बच्चा इन स्टेज से होकर गुजरेगा। तो ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है जो इन्होंने दिया है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो देखिए कौन सी है जो यहाँ पर लिमिटेशन है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस हैं उनकी क्या है, ये एक लिमिटेशन है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो देखिए ये पॉइंट किस चीज़ को दर्शा रहा है, अभी देखिए मैं आपको बताऊंगी। कारण आर है, लैंगिक जो जेंडर है अंतर जनजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो अभिकथन ए है वो तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। देखिए जो लैंगिक होता है, जो क्या होता है, जेंडर होता है, जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो इनेट होते हैं, नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। देखिए सोसाइटी से ही आते हैं, वो क्या होते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं। जो रूढ़िबद्धता है वो क्या है, वो समाज के माध्यम से होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है,
जो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप है उस समाज का बहुत अधिक प्रभाव उस पर होता है। तो यहाँ पर कारण जो है वो गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं या फिर स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो किससे प्रश्न पूछते हैं, तो देखिए अधिक प्रश्न नहीं पूछते तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो आपके तीनों पॉइंट है बिल्कुल सही हैं, बी, सी और डी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन्हें किस चीज़ से सीखा जाता है। तो देखिए पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं, जो बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पूर्वाग्रह। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जेंडर भूमिकाएं जो कि बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक में भी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो देखिए कौन सा करता है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल गलत है। बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल गलत है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र, देखिए एकमात्र साधन नहीं है। यहाँ पर एकमात्र जो ओनली आ गया वो क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो देखिए ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की। देखिए आलोचना पूछी, यहाँ पर आलोचना किसने की, बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत और प्रस्तावित किया। उन्होंने बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत भी प्रस्तावित किया, तो वो कौन थे, जीन पियाजे थे, हॉवर्ड गार्डनर थे, लेविगोत्स्की थे या फिर स्पीयरमैन थे। तो देखिए अगर यहाँ पर सामान्य बुद्धि की बात की जाती तो स्पीयरमैन का हम जिक्र करते, लेकिन यहाँ पर आलोचना पूछी गई है तो वो किसने की थी, वो की थी हॉवर्ड गार्डनर ने। किन्होंने की थी, हॉवर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना जो कैरल गिलिगन है उनके द्वारा की गई। कैसे, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, या फिर वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकमात्र करने के लिए की गई। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। जेंडर डिफरेंसेस जो थे उनको यहाँ पर क्या माना गया था, क्रिटिक माना गया था। किसकी थ्योरी में, कोलबर्ग की थ्योरी में। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावित होगी। तो देखिए कौन सी रणनीति है जो सबसे प्रभावित होगी, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए यहाँ पर दिया गया है। देखिए शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो उदाहरण है उनकी पहचान करें और जो गैर उदाहरण दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा में जो उदाहरण दे दिए जाते हैं उनकी भी पहचान करें। कारण आर है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, जो गैर उदाहरण होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को भ्रमित करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, गलत है। जो गैर उदाहरण होते हैं वो भी बच्चे की लर्निंग में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनको भ्रमित नहीं करते हैं। तो कारण यहाँ पर गलत है, लेकिन जो अभिकथन ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, और CDP का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं।
इसके अलावा पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने के अवसर दें। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।